औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इंज़ार फाइनेंशियल मार्केट्स। हम देख रहे हैं कि बाज़ार माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आए रोज़ नए IPOs आते हैं, वो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न भी देते हैं और लॉन्ग टर्म में किसी हद तक लोगों का व्यू है कि वो अच्छे रिटर्न्स काइंड ऑफ गारंटी भी करते हैं। मिसाल के तौर पे हम सिग्नेचर रेट की बात अगर करें तो जून 2023 में इस फंड को काइंड ऑफ कंक्लूड होना है बाय बैक के लिए। पहले से बताया हुआ है कि वो 20 रुपये बाय बैक हो जाएगा और 4 रुपये का डिविडेंड भी उससे पहले आ जाएगा। सो व्हेन पीपल लुक एट दिस काइंड ऑफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट, पीपल हैव टेंडेंसी टुवार्ड्स द कैपिटल मार्केट। आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा फॉर्मेट को तब्दील किया है। वी आर नॉट टॉकिंग एंड गोइंग स्टॉक बाय स्टॉक, टेकिंग ए स्टॉक ऑफ द ग्राउंड लेवल इन्वेंट्री के क्या कौन कैसे कर रहा है। हमने बेहतर जाना कि हम थोड़ा सा समझें कि मईशत कहाँ है, रीजन कहाँ है और इसमें पाकिस्तान कहाँ फिट इन होता है। पाकिस्तान की जो बाज़ार हिस्से है वो लॉन्ग टर्म में जो हम कह सकते हैं किसी हद तक कि जो इंटेलेक्ट्स हैं वो उसको कैसे रेट करते हैं, कैसे देखते हैं। HNWIs का जो रोल है वो किस तरीके का है और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बाज़ार में कैसी है। बाज़ार में बहुत बातें होती हैं। रेडी फ्यूचर 60% होल्ड करता है बाज़ार को। बाज़ार में बहुत बातें होती हैं कि 60% ऑफ द टर्नओवर कम्स फ्रॉम द स्टॉक्स विच आर लिवरेज्ड। सो ये सब चीज़ें थोड़ा सा होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे, मैक्रो इकोनॉमी के साथ लिंक करेंगे, रीजन के साथ देखेंगे कि ये क्या सिनारियो बन रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड हमारी बाज़ार कैसी रह सकती है। सो आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी मदू किया है मुस्तफ़ा पाशा को। ही हैपन्स टू बी अ ग्रेट पर्सनैलिटी। बाज़ार को, मईशत को अच्छी तरह देखते हैं। ही हैपन्स टू बी द CIO of Lexan Investments, which is also a great entity. Mustafa, welcome to the show and Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Sani bhai. Thank you very much for having me on the show. Great. आपने देखा है कि सन 2017 से 2023 तक तकरीबन बाज़ार एक जगह पे स्टैंड स्टिल रही। $100 बिलियन से हमने $25 बिलियन की तरफ का सफ़र भी देखा मार्केट कैप में और इंडेक्स जो है वो 27,000 से 46,000 की रेंज में रेंज बाउंड मूव करता रहा। 2023 जून के बाद से जब ये IMF की चीज़ें सॉर्ट आउट हुई तो फिर हमने देखा कि बाज़ार में बेहतरी आई है और अब जो बाज़ार है KSE 100 के बारे में एक अनडिस्प्यूटेड व्यू है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इसने मोमेंटम लिया है। बहुत अरसे तक तो लोग यही कहते थे कि यार ये बेयरिश ट्रेंड से बाहर नहीं आया है। अब लोग कहते हैं कि यस, मंदी इज़ ओवर। गोइंग फॉरवर्ड आपसे जानना, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है कि जो बाज़ार है मंदी से बाहर है, बुलिश ट्रेंड में है नहीं है, आप कैसे देखते हैं एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट? जी साईं साहब, तो बिल्कुल आपने आई थिंक सही आपने कॉन्टेक्स्ट दिया कि 2017 to 2023 मार्केट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन में थी आफ्टर द हाइज ऑफ 2017 जब पाकिस्तान MSCI इमर्जिंग मार्केट्स में अपग्रेड हुआ था। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखे, इंक्लूडिंग कोविड ऑब्वियसली केम 2020 में, एंड देन ऑफ कोर्स दी डिस्टेबलाइजेशन जो 2022 और 23 में हुई थी, जहाँ पे करेंसी जो है मुसलसल 2 साल तक डॉलर के अगेंस्ट बहुत सिग्निफिकेंटली डिप्रिशिएट करी थी और ज़ाहिर है हमें पता है कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे एंड इट वाज ओनली द टाइमली री एंट्री बैक इनटू द IMF which essentially stabilized the economy. उसके बाद ऑफ कोर्स कहानी एक ऑलमोस्ट वन वे ट्रैफिक हमने देखा है मार्केट के लिए। मार्केट फ्रॉम अ लेवल ऑफ अराउंड 40,000 माशाल्लाह से आज 175,000 पे खड़ी है, स्टिल अबाउट 8 to 10% ऑफ इट्स रीसेंट हाइज जो जनवरी में हिट किए थे। अब अगर इसके अंदर हम बात करें कि जी मार्केट अभी एक बुलिश फेज में है, इज इट एट द एंड ऑफ द बुलिश फेज, इज इट इन द मिडल ऑफ द बुलिश साइकिल या एट द बिगिनिंग, तो इसके अंदर देखें आई थिंक बिगिनिंग तो आप नहीं कह सकते बिकॉज वन थिंग दैट इज एविडेंट इज दैट के जो डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस थे मार्केट के प्राइस टू अर्निंग्स बेसिस पे इज द मोस्ट कॉमन मेट्रिक जिसके ऊपर हम असेसमेंट करते हैं कि जहाँ मार्केट के मल्टीपल्स 3 या 4 के थे बैक इन 2023, ज़ाहिर है वो उस तरह के मल्टीपल्स आज नहीं है। मार्केट के मल्टीपल्स आज ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुके हैं, मोर इन लॉन्ग टर्म विद
द लॉन्ग टर्म एवरेजेस जो पाकिस्तान के रहते हैं, Right. तो यू आर डेफिनेटली नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द बुल साइकिल. The other thing you might ask is कि are we at the end of the bull cycle? क्या ये cycle mature हो चुकी है? क्या ये business cycle mature हो चुका है? Well, that I think entirely depends on the macro economic environment जो हमें future में मिलेगा और किस तरह की हमें stability मिलेगी. देखें, अगर आप historical perspective देखें तो KSE 100 ने multiple times रैली की है, मल्टी ईयर रैलीज. ऑफ कोर्स हमें पता है कि 2000 से 2008 तक मार्केट ने 1500 से तकरीबन 15,000 का सफ़र किया था. Yes. उसके बाद एक शार्प ड्रॉडाउन आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. तो तकरीबन एक 7-8 साल की वो रैली थी. यस, उसमें बीच में 2005 का भी क्राइसिस था, Yes. लेवरेज ड्रिवन क्राइसिस आया था. Yeah. मगर मार्केट ने ओवर दो 7-8 ईयर्स एक कंसिस्टेंट बुल रन दिया था. Right. देन अगर आप 2009 से 2017 तक देखें, मार्केट अगेन 5,000 से 50,000 तक गई. तो अगेन अनदर 7-8 ईयर रैली. और उसके अंदर भी यस देयर वर पीरियड्स ऑफ कंसोलिडेशन इन द मिडल, मगर मार्केट ने उस 8 साल के पीरियड में 10x का रिटर्न दिया था. एंड देन ऑफ कोर्स 2017 टू 2023 का हवाला हमने दिया है. तो फ्रॉम अ टाइम पर्सपेक्टिव तो आप नहीं कह सकते कि अगर आप पिछले रैलीज देखें 7-8 साल की रहती हैं. बट अगेन ये रैली जो अब अपने तीसरे साल में है, ये वदर ये 3-4 साल और गुजार सकती है. विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑफ कोर्स दी लिक्विडिटी जो मार्केट में हमें नज़र आएगी. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा, वैल्यूएशन के ऊपर अक्सर जैसे आपने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया कि भाई ये जो 6 से 8 के दरमियान का मल्टीपल है, दैट्स लॉन्ग टर्म. और बिल्कुल टाइम का भी आपने बड़े सही हवाले दिए कि जो बुल रन्स हैं वो यूजुअली 5 से 8 साल तक सस्टेन करते हैं, और इसमें कभी कभार क्राइसिस भी आते हैं तो मार्केट उसको भी एब्जॉर्व कर लेती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विडिटी मैट्रिक्स, तो जिस लेवल पे अभी बाज़ार ट्रेड कर रही है, तो उधर आप कैसे देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कि आई डोंट वांट टू हैव अ वर्ड फ्रॉम यू कि ये कितना ज़्यादा यहाँ से लॉन्ग टर्म हम देख सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी, बट आई वांट यू टू काइंडली टच बेस विद द लीवरेज कि इस वक्त जो 60-65 बिलियन के आसपास लीवरेज है, और हमने 100 बिलियन 114 बिलियन का लेवल भी इसमें देख चुके हैं. यू थिंक कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लेवरेज टेकर्स हैं, उन्होंने भी इनफ लेसन्स लर्न किए हुए हैं, और जो लेवरेज प्रोवाइडर्स हैं वो भी ज़रा देखभाल के इस वक्त बाज़ार को चला रहे हैं? बिल्कुल. आई थिंक जो मार्केट का जो पीक लेवरेज था जो हमने पिछले 6 महीनों में देखा था, आई थिंक इट हिट ऑलमोस्ट 140 बिलियन रुपीस. नाउ 140 बिलियन रुपीस जो है इन इटसेल्फ ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, मगर लाइक विद एनीथिंग, एनी एनालिसिस अगर हम करते हैं मार्केट के ऊपर, तो हमें रिलेटिव जो एनालिसिस है करना ज़रूरी है. अगर आप आज देखें कि जिस तरह का मार्केट के अंदर जो लेवरेज अवेलेबल है, कि जी आपका जो मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है अराउंड 15-16 बिलियन का है, और आपका जो फ्यूचर्स में जो ओपन इंटरेस्ट है वो अराउंड 40 ऑड बिलियन रुपीस का है, एंड मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम के अंदर भी आई थिंक 15-16 अरब रुपए हैं. तो बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया कि अराउंड 60-65 बिलियन का लेवरेज है. मगर टू लुक एट इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, इफ यू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट, तो क्या कहते हैं, ये अभी भी आई थिंक कोई 1.5% ऑफ फ्री फ्लोट के लगभग है. तो while the overall amounts, ये जो हम बिलियंस में बात करते हैं, they might seem like massive amounts, मगर अगर हम 52 वीक हाई लेवरेज देखें जो 140 अरब था, अब आधा हो गया है वहाँ से. और अगर हम ये देखें कि जी जो एज अ रेशियो कि जी अगर जो मार्केट में जो लेवरेज आउटस्टैंडिंग है कंपेयर टू द डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो वो अभी भी 1.6-1.7 टाइम्स के करीब है. विच आई थिंक फ्रॉम एनी परस्पेक्टिव, अगर आप रीजनली कंपेयर करें, ग्लोबली कंपेयर करें, तो पाकिस्तान की मार्केट इज स्टिल अ प्रेडोमिनेटली कैश मार्केट. यस, ट्रेडिंग डेटा उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा. हमें पता है कि फ्यूचर्स के अंदर जो एटलीस्ट जो वॉल्यूम की जो ट्रेडिंग होती है वो रेडी मार्केट से ज़्यादा होती है, मगर वैल्यू टर्म्स में ऑफ कोर्स द फ्यूचर मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है वो इट इज़ ओनली अराउंड 30-35% ऑफ द रेडी मार्केट. तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक ये समझना ज़रूरी है कि दिस मार्केट इज नॉट ओवर हीटेड बाय एनी मीन्स. अगर मैं लेवरेज को देखूं, 60-65 बिलियन का लेवरेज है, ओपन इंटरेस्ट इज जस्ट 1-1.5% ऑफ फ्री फ्लोट, and obviously we're off our highs. I think the more important thing is to see कि जी जो मार्केट के अंदर लेवरेज जो आधा हुआ है,
एंड यस, पिछले 2-3 महीने में मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हमने वॉलेटिलिटी देखी है, जियो पोलिटिकल हेडलाइंस ज़ाहिर मार्केट का या अभी सेंटिमेंट डिक्टेट कर रही हैं। मगर बाय एंड लार्ज मार्केट अभी भी अपने जो ऑल टाइम हाई से है सिर्फ 7-8% दूर है, और उस टाइम पे मार्केट का जो लेवरेज है वो आधा हो चुका है। तो दैट टेल्स यू आल्सो इज दैट डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन लेवरेज, that the market has been able to absorb it and it has been able to stabilize at the current levels, which I think is good news for investors कि यहाँ पे जो एटलीस्ट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या उनका अभी भी मार्केट के अंदर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए नाज़रीन, बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफ़ा ने एक चीज़ तो समझा दी कि देखो जो लोकल पार्टिसिपेशन है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, लिक्विडिटी टेकर है, दोनों ने सबक भी सीखे हैं और दोनों बहुत समझदारी के साथ इसको बाज़ार को, करंट सिचुएशन को हैंडल भी कर रहे हैं और आगे लेकर बढ़ भी रहे हैं। 140 बिलियन की लेवरेज लेवल से आप 50% के ऊपर आ जाएं, 60-62 बिलियन के लेवरेज के लेवल पर आ जाएं और बाज़ार आपकी 50% शेयर ना हो, दैट्स अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक न्यूज़। बट सेक्टोरल साइड के ऊपर मुस्तफ़ा हमेशा लोगों का सवाल रहता है कि यार किधर आपको इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में, रीजनल चैलेंजेस में, ऑयल ड्रिवन और रादर ऑयल सेंट्रिक इकोनॉमिक मॉडल्स में आपको किधर कौन से सेक्टर्स दिखते हैं जिसमें अगर वैल्यू प्रोपोजिशन या वैल्यू चेन की बात की जाए तो आपकी निगाह जाएगी? देखिए इसके अंदर साइंस साहब, जो अगर आप 2023 के बाद देखें तो ऑब्वियसली मार्केट ऑलमोस्ट एक वन वे डायरेक्शन में थी, एंड दैट बेसिकली लेड के मोस्ट सेक्टर्स जो हैवी वेट्स हैं, और हमें पता है कि मार्केट के मेन सेक्टर्स बैंक्स, ईएनपी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पावर, यही इंडेक्स का 50-60% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो दे हैव डन रियली वेल obviously since 2023, and I think for any investor अगर सपोज वो एक सिंपली टॉप 10 मार्केट वेट स्टॉक्स को उठा लेता 2023 में, तो आज उसने बहुत अच्छे पैसे बनाए होते हैं। एंड वी ऑल्सो नो इज दैट के जो इंडेक्स लीडिंग सेक्टर्स रहे हैं इस 3 साल की रैली में, इट इज बिन the banking sector has generally led the market in terms of percentage gains and in terms of points की contribution. Moving ahead अगर मैं देखूं, ये तो हमने ज़ाहिर माजी की बात कर ली, मगर अगर हम आगे जाते हुए देखें तो ज़ाहिर जो सिचुएशन है उसके अंदर इतनी क्लैरिटी अभी नहीं है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी है उससे ज़ाहिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, और हमें पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली काफ़ी वल्नरेबल है। चाहे हम एक्सटर्नल अकाउंट की साइड पे असेसमेंट करें अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर, ऑयल ज़ाहिर हमारा ओवर 90% मिडल ईस्ट से आता है। वेदर हम फ्रॉम एन इन्फ्लेशनरी परस्पेक्टिव बात करें, बिकॉज वी आर अ वेरी कमोडिटी प्राइस ड्रिवन इकोनॉमी एंड वेरी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। ज़ाहिर आप अपनी फिस्कल साइड पे देखें कि जी जो आपका अभी भी गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स मीटिंग इट्स रेवेन्यू टारगेट्स, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है दैट इज बिकम अ लॉट लेस सर्टेन कंपेयर टू जब जनवरी था। तो अब अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा जो एक सिलेक्टिव होना पड़ेगा मार्केट के अंदर मूविंग अहेड। अगर आप देखें लाइक आई वाज सेइंग पहले, अगर आप एक सिंपली टॉप 10 मार्केट का उठा लेते और आपने इन्वेस्ट कर दिया होता 2-3 साल पहले, तो आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए होते। मगर मूविंग अहेड यू विल हैव टू बी मोर सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर बाइंग। देखिए इसके अंदर आपने सेक्टर्स की बात करी, एंड यस सेक्टर्स रिमेन इम्पोर्टेंट, मगर मोर देन दैट आई वुड से कि जी जब कोई भी इन्वेस्टर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा हो, अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, तो उसको कंपनी लेवल पे ही हैज टू अंडरस्टैंड के which companies have strong balance sheets, which companies have good management, and which companies have strong pricing power. ये तीन जो आई थिंक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में ऐसी कंपनी ऑपरेट कर रही हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे इन द एनवायरनमेंट हेड, बिकॉज हमें पता है कि जी महंगाई भी बढ़ेगी, हमें पता है कॉस्ट प्रेशर्स भी पीछे से आएंगे, इंटरेस्ट रेट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जी 1% बढ़ चुका है। मार्केट में फियर्स अभी भी हैं कि जी इन द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो जून में आएगी उसके अंदर शायद शरह सूद और बढ़ा दिया जाए, अगर यहाँ पे जो यूएस ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर अगर कोई हमें रेजोल्यूशन नहीं मिलती। तो इन दैट परस्पेक्टिव जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, जहाँ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, जहाँ आपको शायद ये भी डर हो कि जी अगर ये ऑयल की प्राइसेस नीचे नहीं आती तो इवेंचुअली जो रुपये की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी एक थ्रेट रहेगा। तो उस एनवायरनमेंट में ये तीन चीज़ें, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड
pricing power, these will remain critical in terms of any investor's portfolio. तो देखें, Right. from that perspective I would say कि investors need to invest accordingly. Sector wise अगर आप देखें वैसे तो Yeah. banks of course have done really well historically or in the last couple of years. Moving ahead, जाहिर है आपको बैंक्स के अंदर जो मैं तो यही कहूंगा कि वन, आप उन बैंक्स के ऊपर फोकस करेंगे जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है ओवर द लास्ट 5, 10, 15, 20 years कि Right. जी कोई भी एनवायरनमेंट हो वो अपने डिपॉजिट्स रेस कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट डिपॉजिट्स रेस कर सकते हैं मगर चीप डिपॉजिट्स रेस कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी बैंक की वैल्यूएशन इज इंटायरली डिपेंडेंट और मेनली डिपेंडेंट ऑन कि उसका डिपॉजिट फ्रेंचाइज कितना ज़बरदस्त है। तो उस हिसाब से उन बैंक्स के ऊपर फोकस करें जो डिपॉजिट रेजिंग में इफिशिएंट हैं। सेकेंडली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जो उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो बैंक्स का होता है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ टाइम ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। Right. देखिए हमने ये देखा था कि जब इंटरेस्ट रेट्स पीक हुए थे 22% पे और वहां से जब नीचे आना शुरू हुए थे तो कुछ बैंक्स ने, और बल्कि ज्यादातर बैंक्स ने, मगर Okay. कुछ इसके अंदर स्टैंड आउट करते थे जिन्होंने सिग्निफिकेंटली अपनी बैलेंस शीट के ऊपर लेवरेज किया था थ्रू द स्टेट बैंक के जो ओमोस थे, और उन्होंने वो बोरोइंग करके उन्होंने 1 year ट्रेजरी बिल्स या पीआईबीज, लॉन्ग टर्म पीआईबीज के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए थे तो उससे उनको ज़ाहिर मैसिव गेन्स भी आए थे। अब ज़ाहिर जो बैंक ज़्यादा लेवरेज्ड है, जिस बैंक के पास ज़्यादा ड्यूरेशन की पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो डिसएडवांटेज पे है। तो इन्वेस्टर्स ऑल्सो नीड टू लुक एट दोज बैंक्स जिन्होंने ज़्यादा बोरोइंग करी हुई है स्टेट बैंक से और जिनके पोर्टफोलियोज की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी है, तो उनसे आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। द जबरदस्त। थर्ड थिंग ऑब्वियसली Yeah. वांट टू लुक एट इज कि विच बैंक्स हैव फॉरेन एक्सपोजर, बिकॉज Yeah. हमें पता है कि सेवरल ऑफ आवर लिस्टेड बैंक्स, जो पाकिस्तान के बड़े बैंक्स में से ये शुमार जिनका होता है, कि उनका एक्सपोजर है टू द मिडल ईस्ट। Yeah. उनकी वहाँ पे ब्रांचेस भी हैं, उनके डिपॉजिट्स भी हैं, उनका बिजनेस भी है। तो जाहिर है वहाँ पे जो सिचुएशन है, यू वुड एक्सपेक्ट के वहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उन बैंक्स की अर्निंग्स पे या उन बैंक्स की मिडल ईस्ट ऑपरेशन पे किस तरह ट्रांसलेट होता है, वो अब हम आगे के क्वार्टर्स में देखेंगे। तो इन्वेस्टर्स नीड टू कीप एन आई ऑन दैट एज वेल कि जहाँ पे इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं उसका एक्सपोजर भी उनको केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा। जबरदस्त तो जबरदस्त देखें इन एनी सेक्टर Yeah. जब आप जाएंगे तो यू हैव टू लुक एट द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स of that or the particular dynamics of that sector and what would give you the best outcome. समझ में आ गई बात। मुस्तफ़ा साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है चूँकि छोटे से वक्फे का, अब बिन टोल्ड थ्राइस के भाई वक्फा लेना है आपको। इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हम आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से रिज्यूम करेंगे। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम मुस्तफ़ा के साथ बातचीत का सिलसिला वहीं से रिज्यूम करेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लें इस बात को कि ये जो डिस्ट्रप्शन है, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान विज़ावी मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान बीइंग इन द सेंटर, इसमें एनर्जी चेन और फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी अगर कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं विच मे बी और विच शुड बी लुक्ड एट, लॉजिस्टिक्स हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी है, तो वो कौन से हैं और अगर किसी में पोटेंशियल है तो क्या है? मुस्तफ़ा, ओवर टू यू प्लीज़। तो इसके अंदर देखें सर, जो अभी तक जो सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है, ऑब्वियसली एक कमोडिटी प्राइस सप्लाई शॉक है, एंड पाकिस्तान हिस्टोरिकली जब भी इस तरह के शॉक्स आए हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए मेंटेन करना मुश्किल रही है। एंड ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी इस डिस्टेबलाइजेशन के लिए हमने हिस्टोरिकली देखा है वो आपकी करेंसी होती है। तो वेदर इट वाज 2008 या वेदर इट वाज 2018 या 2022-23, हमने देखा है कि रिपीटेडली बाजार पाकिस्तान हैज़ बिन थ्रू बाउट्स ऑफ डिप्रिसिएशन आफ्टर relatively long periods of stability in the currency. तो इस दफ़ा भी ज़ाहिर है वी हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। 2023 से ज़ाहिर है हमने देखा है कि करेंसी काफ़ी स्टेबल है, 3 साल हो चुके हैं। अब एक और आपको एक सप्लाई साइड का एक शॉक मिला है, एंड इनफैक्ट इवन दो पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट को या स्टेट बैंक को आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए कि 2023 के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से एक नियर डिफॉल्ट कंट्री को
स्टेबलाइज करके रीबिल्ड किया। मगर आई थिंक जो बेसिक जो प्रॉब्लम था फॉर पॉलिसी मेकर्स, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, इज हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम कंसोलिडेशन एंड स्टेबिलिटी टुवर्ड्स ग्रोथ या विदाउट ओवरहीटिंग द इकोनॉमी, विदाउट क्रिएटिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने माजी में देखे हैं, कि जहाँ पे आपका एक्सटर्नल अकाउंट और आपकी इंपोर्ट लेवल्स बढ़ जाते हैं एकदम से, आपके रिजर्व पोजीशन पे प्रेशर आ जाता है, आपकी फिस्कल साइड और आपकी डेफिसिट जो हैं, जो खसारा है वो आपका बढ़ जाता है, और उससे ज़ाहिर महंगाई और शरह सूद और ज़ाहिर रुपये की कदर में हमने कमी देखी होती है। या तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट जो है स्ट्रगल कर रही थी ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के सस्टेनेबल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ कैसे हम पॉलिसीज बनाएं या हम किस तरफ जाएं। या नाउ ऑब्वियसली जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर ऑयल प्राइसेस आर एट $100 अ बैरल। दिस इज ऑब्वियसली द सिंगल बिगेस्ट रिस्क जो पाकिस्तान के लिए उसकी मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ एंड स्टेबिलिटी के लिए अभी है। बिकॉज आपको पता है कि हायर ऑयल प्राइसेस मींस हायर इंपोर्ट्स, मींस हायर करंट अकाउंट डेफिसिट, मींस या प्रेशर ऑन रिजर्व्स, प्रेशर ऑन करेंसी, प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन, प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट्स, और आपका जो पूरा बिजनेस साइकिल है वो वहां से अनरावल हो जाता है। तो इन दैट एनवायरनमेंट ज़ाहिर है, क्या हो सकता है, हम यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी तक जो अपने पॉलिसी टूल्स जो इस्तेमाल कर रही है, हमने ऑलरेडी देखा है गवर्नमेंट ने पहले सब्सिडी देने की कोशिश करी पेट्रोल या और डीजल के ऊपर। दैट ऑब्वियसली वाज नॉट सस्टेनेबल, उनको वो डिसीजन वापस लेना पड़ा और हम वापस पेट्रोलियम लेवी हमने इम्पोज कर दी है बहुत पेट्रोल और डीजल पे। तो या आप रेवेन्यू मेजर्स ले रहे हैं। सेकेंडली हमें यह पता है कि जी स्टेट बैंक ने भी शरह सूद 10.5 से 11.5% कर दिया है, और अभी भी या मार्केट जो है मे बी अनदर 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स अभी डिस्काउंट कर रही है कि जी ये शायद रेट और बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये भी एक डिसीजन ले लिया है कि जी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे। बजट ज़ाहिर इज इमिनेंट, नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी बजट की अनाउंसमेंट भी होगी। उसके अंदर भी हमें ये पता है कि बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स गवर्नमेंट विल हैव टू कम अप विद आइदर इन्फोर्समेंट मेजर्स और न्यू टैक्सेशन मेजर्स। और हमने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें, हमें पता है कि जी कॉर्पोरेट एंड सैलरीड सेक्टर को हमेशा टारगेट किया गया है विद रिगार्ड्स टू द पॉलिसीज देयर। तो बिल्कुल इससे हमें यह समझ में आता है कि अभी तक जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि आप ये फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स इस्तेमाल करें। करेंसी डिप्रिसिएशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। जब आपके पास राइट कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर ही गवर्नमेंट जो है करेंसी डिप्रिसिएशन की तरफ जाएगी। ठीक है ना? तो अब इसके जरूर अंदर यही आई थिंक एक स्ट्रैटेजी या होप है कि जी ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, जो ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, ये रिजॉल्व हो जाएगा और ये प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, तो हमें डिप्रिसिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ऑफ कोर्स समझ में अभी आया। कोई कुछ नहीं कह सकता कि जी ये जो लास्ट रिजॉर्ट है या जो लास्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा या नहीं। But नाउ Mustafa, bottom line, sorry, if I were जी to जी select a word defensive versus cyclicals, तो bottom line या आपको किधर दिखती है? बिल्कुल, मैं उस पे ही आता हूँ। तो देखें फ्रॉम ओके दैट पर्सपेक्टिव, अगर आप देखें तो जनरली अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की बात करेंगे, तो या जनरली अगर आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू लें, आप उनकी मैनेजमेंट से बात करें, उनके स्पॉन्सर्स से बात करें, तो जनरली उनका क्या कंसर्न है, वो अपने रेवेन्यू या टॉप लाइन की बात नहीं करते। बिकॉज इफ यू स्पीक टू अ लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स, वो ये कहेंगे कि जी जो हमारी रेवेन्यू और टॉप लाइन है वो तो हम नए रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं एवरी ईयर। उनको इशू आ रहा है कि जो दैट ट्रांसलेशन ऑफ दैट रेवेन्यू एंड टॉप लाइन टुवर्ड्स द बॉटम लाइन, तो यानी उनके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत मुतासर हो चुके हैं। एंड वी नो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस। चाहे वो द एंड ऑफ कंसेशनरी फाइनेंसिंग थी, जो इनको एक्सपोर्ट रीफाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो इन लोगों को मिलते थे वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉ डाउन हुए हैं वो प्रोग्राम्स। जो इनकी जो टैक्सेशन जो इनको प्रेफरेंशियल मिलती थी, वो ज़ाहिर है हमने उनके रिवर्सल्स देखे हैं। जो इनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्लूडिंग बिजली एंड गैस, ज़ाहिर है हमने या कैप्टिव पावर के ऊपर भी हमने लेवीज देखी हैं। तो फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स द इशू इज नॉट द रेवेन्यू जनरेशन, इट इज द मार्जिन। और इन लोगों का इशू यही है कि इन अ टाइम व्हेन पाकिस्तान हैज increased बिजली एंड गैस एंड कैप्टिव गैस और ये सारी levies, it has taken back the tax concessions, it has taken back the financing concessions, उस टाइम पे इन लोगों को कोई रिलीफ करेंसी साइड पे नहीं मिला।
तो जब तक करेंसी साइड पे इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी रुपी डिप्रिशिएट नहीं होगा और इनकी कंपेटिटिवनेस इंटरनेशनली विजावी वियतनाम एंड चाइना एंड इंडिया एंड बांग्लादेश और जो आपके बाकी कंपेटिटर्स हैं, या तो वहां पे उनके लिए मार्केट शेयर गेन करना मुश्किल होगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड अ लॉट ऑफ टेक्सटाइल और कंपनीज जो हैं वो अभी तक प्रेशर में रहेंगी जब तक आपको करेंसी के ऊपर कोई डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगी। सेकेंडली, अगर मैं राइट टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करूं जो आपने मेंशन या किया था, या अगेन कंपनीज लाइक सिस्टम्स या नेटसोल या ऑक्टोपस या ये जो ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी कंपनीज ओके हैं, ये भी ज़ाहिर रिलाई करती थी हिस्टोरिकली ऑन द करेंसी डिप्रिसिएशन फॉर देयर अर्निंग्स ग्रोथ। यस, या डिस्पाइट दैट कि जी रुपी हैज़ बिन स्टेबल, इन्होंने फिर भी अच्छी ग्रोथ दी है। अभी सिस्टम्स ने भी अपना रिजल्ट दिया है जिसके अंदर वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। मगर what we also have to understand कि a company like Systems is now relying on acquisitions rather than organic growth। तो उनको या भी ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर, इट इज गोइंग टू बी लेस देन आइडियल। एंड ऑफ कोर्स जो बड़ा थ्रेट है फॉर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज इज द राइज ऑफ एआई। और कौन सी या टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी कंपनीज या इनफैक्ट जो पाकिस्तान की पूरी फ्रीलांसर इकोनॉमी है, it या essentially relies on KPO and BPO, essentially knowledge process outsourcing या business process outsourcing। ये राइट दोनों जो सेक्टर्स हैं, दे आर अंडर सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्रॉम द राइज ऑफ एआई। बिकॉज जो जो आपका जो लेबर या जो कॉस्ट ऑफ लेबर का जो आर्बिट्राज था वो बहुत रैपिडली डिमिनिश हो रहा है। तो वी ऑल्सो या हैव टू लुक एट द बिजनेस मॉडल ऑफ दोज टेक्नोलॉजी कंपनीज के कौन सी कंपनीज जो हैं बीपीओ या आउटसोर्सिंग के ऊपर ज्यादा रिलायंट हैं और उनको ज्यादा थ्रेट है, कौन सी कंपनीज हैं जो एआई के अंदर अडेप्ट कर रही हैं और अपना बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंगली टिल्ट या पिवट कर रही हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए भी अगर आपकी डिप्रिसिएशन नहीं होती, एआई का हम देखें राइज हो रहा है, इवन अभी ये भी बातें हो रही हैं कि जी जो फ्रीलांसर्स के ऊपर टैक्सेशन का चेंज भी होगा, तो दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन मेकिंग एन असेसमेंट। अब आपने यहाँ पे कितनी एलोकेशन करनी है एज एन इन्वेस्टर। तो देखें, या ब्रदर अगेन आई वुड कम बैक टू द सेम या पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग के सेक्टर्स यस आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कि जी सेक्टर या के डायनामिक्स क्या हैं, मगर मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज द इंडिविजुअल कंपनी ऑपरेटिंग विद इन दैट सेक्टर। लाइक फॉर एग्जांपल, इवन दो बिकॉज हम बाय साइड के लोग हैं, हम जनरली कंपनीज के ऊपर कमेंट नहीं करते, बट या लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल दूं, जैसे लकी सीमेंट है विद इन द या सीमेंट सेक्टर। अब आप जनरली देंगे कि जी एज अ सीमेंट इज द प्योर सिक्लिकल प्ले, जनरली समझा या जाता है फ्रॉम इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव कि जब भी आप ग्रोथ की बात करते हैं या आप कहते हैं कि जी शरह सूद में कमी हो रही है या जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है या जो इकॉनमी है उसके अंदर एक मोमेंटम आ रहा है, तो सबसे पहले जो शिफ्टिंग होती है वो सीमेंट से स्टार्ट होती है कि जी दिस इज द प्योर ग्रोथ प्ले जो हम प्ले करेंगे। Now, Lucky Cement within that sector, of course, is subject to the same sector dynamics जो cement के हैं। But we also know कि जी Lucky has a very strong balance sheet कि जी they have I think almost 70 billion rupees in cash। We do know कि Lucky का बहुत diversified portfolio in terms of its business operations, चाहे वो cement है, चाहे वो autos है, चाहे वो chemicals है, चाहे वो pharmaceuticals है। ठीक है ना। वी ऑल्सो नो कि रीजनली दे हैव डाइवर्सिफाइड कि इनके ऑपरेशंस इन इराक हैं, ऑपरेशंस या इन कॉन्गो हैं। तो इवन दो सीमेंट सेक्टर में सपोज अगर आप कहें कि जी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर हैं, इकोनॉमी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, कोल की प्राइसेस बढ़ या रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप, तो यस अ लॉट ऑफ कंपनीज विद इन द सीमेंट सेक्टर माइट फेस द हीट कि जी अगर आपकी बैलेंस शीट लेवरेज्ड है, या आप क्या कहते हैं या हेवली रिलायंट ऑन इंपोर्टेड कोल हैं, मगर a company like Lucky, because of its diversified portfolio, its strong balance sheet, its international operations, and strong management, it will be able to ride out the volatility much better than its peer group, right? तो even या within ब्रदर sectors, अगर हम डिफेंसिव वर्सेस या क्या कहते हैं सिक्लिकल की बात करते हैं, या मैं ये कहूंगा कि जी देखें, मार्केट बीटा के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, और आपने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स की है, वो आपको या स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। आई वुड राइट सजेस्ट कि एक बारबेल टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर को अडॉप्ट करनी चाहिए। एक ओके तरफ आपके पास हाई क्वालिटी ब्लू चिप कंपनीज होनी चाहिए जो अच्छी डिविडेंड यील्ड्स जनरेट करती हैं, और इन्वेस्टर को वो एक कैश फ्लो जनरेट करती हैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, जो पोर्टफोलियो को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है और उसको एक स्टेबिलिटी और एंकर देती है।
On the other Right. side of that barbell strategy, you should look for specific individual growth stories within companies. कि चाहे कोई Right. कंपनी ने अपनी कोल पावर प्लांट लगाई है ग्रिड के ऊपर रिलायंस से हटने के लिए, या किसी कंपनी के अंदर आपने कोई एक्विजिशन करी है बड़े अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर, जिससे सिनर्जीज और कॉस्ट सेविंग्स जो हैं आपकी अर्निंग्स को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देंगी। तो इस Mm. तरह की जो आपको स्टोरीज हैं आपको ढूंढनी पड़ेंगी कि जी किसी का कोई Right. जेवी हो रहा है, वो कोई नई फैसिलिटी Yeah. लेके आ रहा है, किसी ने Right. नया कोई एक्सपेंशन करी है। तो आई थिंक दैट्स हाउ द इन्वेस्टर हैज टू सॉर्ट ऑफ बाइफरकेट द पोर्टफोलियो, कि जी सिर्फ मार्केट बीटा या मार्केट हैवी वेट्स पे Yeah. फोकस ना करें, एक Right. डिविडेंड पोर्टफोलियो हो और एक ग्रोथ पोर्टफोलियो, और इन दोनों चीजों को साथ लेके चलें। ज़बरदस्त। इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हम आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से रिज्यूम करेंगे। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम मुस्तफ़ा के साथ बातचीत का सिलसिला वहीं से रिज्यूम करेंगे। आखिर में ये बताएं मुस्तफ़ा के जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है, यू बीइंग वन ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इनके रोल को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त जो मार्केट है, आप किसी हद तक कैन वी से कि अभी टोटली इन्वेस्टर ड्रिवन हो गई, आई मीन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ड्रिवन हो गई है, और रिटेल जो आया तो है, नंबर तो उसके बड़े हैं, बट उसका क्वांटम इन पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो बहुत छोटा। जी बिल्कुल, आपने सही हाईलाइट किया। इवन दो over the last few years there has been a significant increase in the unique UINs जो या मार्केट के अंदर जो हमने देखे हैं, कि जी जो आपको याद है बहुत सालों तक हम 2 लाख या UINs पे फंसे पचास हुए हज़ार थे। जी। या और अब माशाल्लाह से 5.25 लाख आई थिंक वो क्रॉस कर चुके हैं, जो रिसेंट आई या थिंक एक आध महीने पहले जो डेटा आया था। तो दैट इज अ मेजर अचीवमेंट। मगर आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगेन कॉन्टेक्स्ट, वो नंबर आपको शायद बड़ा लगेगा कि जी मोर देन डबल हो चुके हैं या UINs इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। मगर अगर आप पार्टिसिपेशन रेट देखें पाकिस्तानी रिटेल इन्वेस्टर का इन कैपिटल मार्केट्स, दैट इज लेस देन 1% करंटली, अगर आप या अपनी पॉपुलेशन से कंपैरिजन करें। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। ग्लोबली तो आप छोड़ दें जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, मगर आपके जो पीयर ग्रुप मार्केट्स हैं इस रीजन में, कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया भी खैर काफी आगे है, मगर चलें वो हमारा नेबर है तो उसको भी ले लेते हैं। तो वहां पे जो इवन ईरान। पार्टिसिपेशन रेट्स होते हैं 25 to 30% है। तो या वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो यूर राइट कि अभी तक जो मार्केट है इट इज डोमिनेटेड, और इट विल बी डोमिनेटेड इन द नियर टर्म ओवर बाय द इंस्टीट्यूशंस एंड बाय द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। अगर आप रिसेंटली देखें भी पिछले 8-10 महीने में, यानी इस माली साल में ही देख लें, अब 10 महीने या 11वां महीना खत्म होने वाला है, तो इससे राइट। आपको जाहिर होता है कि जी जो 3 बड़े बायर्स हैं इस मार्केट के अंदर, आपकी कॉरपोरेट्स हैं, और या आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, और आपके इंडिविजुअल्स। ये 3 सेक्टर्स आपके जो लीपी के अंदर जो लोकल इन्वेस्टर्स के अंदर आते हैं, वो ये है। 3 आपके बड़े बायर्स हैं। और जो 2 बड़े सेलर्स आपको नजर आते हैं वो आपको फॉरेन इन्वेस्टर नजर आता है, विच आई थिंक फिस्कल ईयर टू डेट ऑलमोस्ट $700 million की नेट सेलिंग कर यस। चुका है। बिल्कुल। एंड आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज जो अराउंड $200 million की नेट सेलिंग कर चुकी हैं इस फिस्कल ईयर में। तो आई थिंक ये जो चीज है, आई थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर भी साइकिल्स होते हैं। अगर आपको याद होगा कि जब मार्केट ने जब रैली करना शुरू किया था 2023 में, तो उसको ट्रिगर किया था बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग से। और जी फिर पता। आपको पता है कि उसके बाद जब वो एलोकेशंस आई थी, उसके बाद जब मार्केट बढ़ना शुरू हुई थी, एंड देन इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ दैट रैली म्यूचुअल फंड्स जो थे इनफैक्ट नेट सेलर्स रहे थे उस पूरी रैली के अंदर, जी पता। 2024 सितंबर तक। और 2024 सितंबर के बाद इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स देन टुक ओवर as the big institutional buyer in the market, and that was primarily because म्यूचुअल फंड्स के अंदर इनफ्लोज आ रहे थे। बिकॉज अगर आप या देखें इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, म्यूचुअल फंड्स का जनरली जो परसेंटेज रही है वो 90-95% इन्वेस्टेड स्टॉक फंड्स रहे हैं थ्रू आउट दिस इंटायर पीरियड। सिर्फ फर्क ये या आया है कि अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब इनफ्लोज आए हैं तो उन्होंने बाइंग करी। तो या I think from that perspective, market activity will continue to remain dominated by institutions. मगर मैं ये कहता राइट। चलूं कि जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर, कि जहाँ पे हर बंदे के पास मोबाइल कनेक्शन है, या पाकिस्तान की जो इंटरनेट और डेटा पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है, जो या प्लेटफॉर्म्स अब अवेलेबल हैं ब्रोकर्स के पास, म्यूचुअल फंड्स, AMCs के पास,
and which give investors one-click access to capital markets for the first time in Pakistan's entire 70-year history. ये एक गेम चेंजर है पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के लिए। और अगर आप एक मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी रखते हैं, तो ये जो 5 लाख का नंबर है, ये 50 लाख का हो जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बिकॉज देखें, जो अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं, एंड आई या थिंक ऑन मे बी अदर प्लेटफॉर्म्स आई टॉक्ड अबाउट दिस, कि या जो क्रिप्टो का जो एक पैरेलल पाकिस्तान में अगर आप बात करें कि जी पाकिस्तान स्टैंड्स आउट डिस्पाइट द फैक्ट या कि एज अ कंट्री या एज अ पीपल, ज़ाहिर है हम इकोनॉमिकली ज़ाहिर है बहुत नीचे हैं इन वर्ल्ड रैंकिंग्स, मगर क्रिप्टो या अडॉप्शन में पाकिस्तान स्टैंड आउट करता है कंपेयर टू द रीजन एंड इवन अराउंड द वर्ल्ड। ये क्यों है या पाकिस्तान के अंदर? और या क्रिप्टो में क्या हो रहा था उस टाइम पे कि लोगों ने इतनी तेजी से उसको अडॉप्ट किया? एक तो ग्रीड थी कि जी ओवरनाइट रिचेस थे, कि जी पैसे आप डबल करके आप निकल सकते हैं। सेकेंडली, राइट आपके पास एक्सेस था। अगर आप इन एप्स को यस देखें लाइक बाइनेंस या जो दूसरी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लिटरली विद इन मिनट्स आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता था। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड and easy या access. This led to massive adoption by Pakistani retail public of crypto. इस तरह की सिचुएशन अब आपकी स्टॉक मार्केट के लिए भी है, विच इज वाई वी इवन सीन के जो यूआईएन्स हैं बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, कि बिल्कुल आपके सही पास एक बिल्कुल मार्केट ने 3 साल में ऑलमोस्ट क्वाड्रुपल हो गई है, 40 to 170,000। और अब आपके राइट पास ऑनलाइन एक्सेस है अपने मोबाइल फोन से। तो ये अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे एक स्टेबिलिटी दें, अच्छी पॉलिसी दें, तो अगेन आई हैव नो डाउट कि ये 5 लाख का नंबर 50 लाख का हो जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। एक छोटा सा पैरेलल मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखें, हमारी जब रोल ओवर वीक चलता है तो उसके 4-5 दिनों में बहुत ज़बरदस्त मार्केट में एक्टिविटी भी होती है। अगर आप मंथ टू मंथ रिकॉर्ड्स देखें तो वॉल्यूम और वैल्यू जी। ट्रेडेड बहुत ज़्यादा होती है। इंस्टीट्यूशंस रेडी बाय कर रहे होते हैं, फ्यूचर सेल कर रहे होते हैं। अगर आप नेचर के हिसाब से देखें, जो रिटेल का प्लेयर है वो भी ज़्यादातर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में आता और जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द स्पेकुलेटिव एक्टिविटी मार्केट्स वॉल्यूम भी अच्छे देखती हैं। और जब आप पैरेलल ड्रॉ जी। करें इसको क्रिप्टो के साथ, तो बच्चे को पता भी नहीं होता, अब्बा को पता भी नहीं होता कि बच्चा उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके सारा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उसके कार्ड से पैसे भेजकर क्रिप्टो में को ट्रेड भी कर चुका होता है। और ये सब हमारे रेगुलेटर्स की नाक के नीचे हुआ कि 2.5-3 करोड़ पाकिस्तानी यंग बच्चा जो है दे गॉट इन्वेस्टेड, और 15-18 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स उधर पार्क हो गया। अब हम उसको देखते हैं एक काइंड ऑफ हसरत की निगाह से कि यार ये उधर चले गए, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। तो हम जो रेडी फ्यूचर का मॉडल है, दैट्स अ ग्रेट मॉडल, बट ये ऑप्शंस वगैरह के लिए कभी आप रेगुलेटर्स वगैरह को कहते हैं, आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी इंडिया की तरह चीज़ें बदल सकती हैं अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्टैंडर्ड्स आ जाएं, और ये जो DFM का मॉडल है ये कैश बेस हो जाए जिस तरह ग्लोबली है? बिल्कुल सर, आई थिंक आपने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट करी है, एंड इट हाई एंड इट सिग्निफाइज के जो रेगुलेटर का रोल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इन ड्राइविंग द या डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ द मार्केट्स। या और वो रेगुलेटर जिस तरफ अपना फोकस रखता है वहां पे फिर जनरली आपको ग्रोथ या मोमेंटम भी नजर आता है। आप जो रेडी और फ्यूचर मार्केट्स की जो हवाला दे रहे हैं, यूर एब्सोल्युटली राइट। आज भी अगर हम देखें, अगर पिछले एक महीने से अगर आपकी रेडी मार्केट में 100 या 120 मिलियन शेयर का काम हो रहा है, तो आपकी फ्यूचर मार्केट्स में 200 मिलियन शेयर्स का काम ऑन डेली राइट एवरेज होता है। तो इसके या अंदर इसका क्या मतलब है? एंड आई थिंक इवन दो वैल्यू ट्रेडेड फ्यूचर मार्केट में, लाइक आई वाज सेइंग, इज ओनली 30-35% ऑफ द रेडी मार्केट, मगर वॉल्यूम के अंदर डेली फ्यूचर मार्केट ऑलमोस्ट डबल ट्रेड करती है। दिस टेल्स बिल्कुल यू कि वहां पे किस तरह के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। वहां पे लो यस वैल्यू ट्रेडेड पेनी स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, जहां पे राइट स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी है। वहां पे हाई लेवरेज मोमेंटम स्टॉक्स भी हैं। वहां पे हाई बीटा स्टॉक्स हैं जो रैपिडली मूव करते हैं, जहां पे ऑब्वियसली जो डे ट्रेडर्स और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वहां पे फिर वो अपनी एक्टिविटी जनरेट करते हैं। मगर द थिंग इज कि आई थिंक द थिंग टू अंडरस्टैंड, आई थिंक इज ऑल्सो इज दैट कि ऑफन हम लोग मार्केट को डिसमिस कर देते हैं कि जी ये एक जुआ है, या ये एक कसीनो है, ये जो यस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, ये या ये ये कोई इस तरह खराब है। मगर द फैक्ट इज कि इस तरह की एक्टिविटी इज द सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मार्केट। Of course, the बिल्कुल regulator has to manage the leverage. It has to manage,
the transparency, it has to protect the minority and the small retail investor. मगर जो मार्केट मेकर या जो मार्केट की जो डेप्थ होती है, इट रिक्वायर्स कि मार्केट के अंदर लेवरेज हो, मार्केट के अंदर डेरिवेटिव्स हो, मार्केट के अंदर ऑप्शंस हो इन्वेस्टर्स के लिए टू पार्टिसिपेट थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। देखें अब इसके अंदर जो रेडी फ्यूचर या जो आपने ऑप्शंस की बात करी, यस इट्स इम्पोर्टेंट। मेरा इसके अंदर हमेशा एक सॉर्ट ऑफ जो शिकवा या मैं ओके, कंप्लेंट मेरी रही है कि हमारे रेगुलेटर जो हैं ऑफन हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहते हैं कि जी आप नए किस्म के प्रोडक्ट्स लाएं। हम ज़ाहिर एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वी आर या इनकरेज्ड कि जी आप ईटीएफ्स लेके आएं, आप या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लेके आएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके आएं। मगर द रियलिटी इज कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग पूल्स ऑफ लिक्विडिटी हैं उनको हमने टैप करने की कोशिश करी है या नहीं। अगर आप यस, देखें हम जब ओके, प्राइवेट फंड रेगुलेशंस एसईसीपी लेके आया, इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव। या उसके अंदर जो है हमने ये भी देखा कि एएमसीज ने प्राइवेट एक्विटी और वेंचर कैपिटल के फंड्स भी लॉन्च किए। अनफॉर्चुनेटली टुडे दो सेम फंड्स अंडर द डोमेस्टिक फ्रेमवर्क, उनकी टैक्सेशन ट्रीटमेंट इज सो अनफेवरेबल कि अगर आप आज किसी भी एएमसी के सीईओ से पूछें कि जी डू दे वांट टू लॉन्च न्यू फंड्स अंडर दिस फ्रेमवर्क, वो शायद कहेंगे और दे विल बी वेरी रिलक्टेंट बिकॉज वहां पे या डबल और ट्रिपल टैक्सेशन का इम्पैक्ट इनको पड़ रहा है। तो राइट, हमने एक बेसिक प्रोडक्ट या एक अच्छी डेवलपमेंट लेके आए, मगर बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस एंड बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म लॉक इन प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आपने या इन्वेस्टर्स को जो पिच करी हुई होगी कि जी आपका आईआरआर या रिटर्न ये होगा, जाहिर टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस के बाद उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट डेंट आएगा। सेकेंडली, हम वैसे बात करते हैं कि मार्केट को इवॉल्व होना चाहिए, मगर हम खुद वी डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, स्पेशली जो हम रिटायरमेंट फंड्स के साथ हम करते हैं, जो मुल्क या के बड़े बड़े प्रोविडेंट फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, ग्रेचुटी फंड्स हैं। सानी भाई मैं आपको बताऊं, लिटरली द 90% ऑफ देम डू नॉट टेक एक्सपोजर टू इक्विटी मार्केट्स। ठीक है ना, जो पाकिस्तान के अंदर जो डीपेस्ट पूल्स ऑफ रिटायरमेंट लिक्विडिटी है, जो लोगों का पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होना है, वहां पे जो ट्रस्टीज हैं या मैनेजर्स हैं उन फंड्स के, वो इक्विटी मार्केट के अंदर एक्सपोजर लेने से बहुत ही डरते हैं। और उनको यही वेरी लगता है नाइस, कि जी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, लॉस होगा और जो एम्प्लॉयज हैं वो मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये जो इवन जो बेसिक्स हैं कि जहां पाकिस्तान की जो इक्विटी मार्केट्स का ट्रैक रिकॉर्ड आप पिछले 10 15 20 30 40 साल का उठा के देखें, इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस इन पाकिस्तान। उसके ऑलवेज, अंदर जो आपके डोमेस्टिक रिटायरमेंट फंड्स हैं वो ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो जो बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग या दूसरे डेरिवेटिव्स, या वो तो एक एडवांस एग्जैक्टली, लेवल है ना। तो बस बस बिल्कुल पहले तो जबरदस्त। मैं कहूंगा कि आप पहले मेरे हिसाब से, पीपल डिसएग्री विद मी, मगर मेरा इसके अंदर नहीं एक तो नहीं, ये होता है कि जबरदस्त, हमें मैंडेटोरी कर देना चाहिए फॉर रिटायरमेंट फंड्स कि वो एलोकेशन करें टू इक्विटीज। यू आप एक नेल्ड मिनिमम इट, सेट करें, अभी तो मैक्सिमम आपने सेट किया हुआ है ना, 30% की लिमिट दी हुई है। आप मिनिमम सेट करके देखें जी जी मिनिमम 10% आपको इक्विटीज में डालना जरूरी है। डालना फिर है, आप देखें कि बिल्कुल जो रिस्क टेकिंग है वो चेंज होगी, बिकॉज आप जो बिल्कुल, हैं जो जो मैनेजर या ट्रस्टी के सर से वो चीज आप ले लेंगे कि जी आपने एक्विटीज के अंदर एलोकेशन क्यों करी, तो आप एक उसको बिल्कुल रेगुलेटरी कवर दे दें, तो आप खुद ही बिल्कुल देखेंगे कि सही, जी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। बिल्कुल सही है मुस्तफ़ा। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, मुझे आपसे इजाज़त लेके प्रोग्राम को यहीं पे एंड करना होगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे मिस्टर मुस्तफ़ा पाशा। ही हैपन्स टू बी द CIO ऑफ Lexan Investments, a great friend and a great fellow who understands not only the market but the investment psyche and investments in Pakistan. अगर पाकिस्तानी बाज़ार हिस्स के ऊपर कोई बेहतरीन तबसरा हो सकता था तो वो मुस्तफ़ा की तरफ से हो सकता था। देखें इन्होंने कितने इख्तिसार के साथ बताया कि आप नई प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की बातें करते हैं, लंतरानी करते हैं, लेकिन अगर आपके अपने रिटायरमेंट फंड्स जो हैं वो इक्विटी मार्केट में जाते हुए डरते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि वो शेयर करना पड़ जाएगी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेपुटेशन दैट आवर मार्केट्स स्टिल ड्रॉ। और इसके पीछे अगर आपको किसी को ढूंढना है तो आपको रेगुलेटर को ढूंढना होगा, बिकॉज उन्होंने बहुत प्यारी बात कही कि यार मैक्सिमम साइट के ऊपर आप कोई थ्रेशोल्ड दे देते हैं, मिनिमम के ऊपर दें, और जब इसके अंदर प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट करेंगे फ़ंड मैनेजर्स, तो बाज़ार में जिधर चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से बाज़ार मैनिपुलेटिव लगती है, वो चीज़ें भी खुद ब खुद एड्रेस हो जाएंगी।
दूसरी चीज़ जो मैंने एज अ टेक अवे नोट डाउन की, दैट वाज अबाउट स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। नाज़रीन, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी इज़ समथिंग जो कि दुनिया के रेगुलेटर्स प्लान करते हैं कि मार्केट में एक हेल्दी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी हो, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स हों, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडी फ्यूचर के 5 दिन के लिए ताले खुले फिर बंद हो गए। बाज़ार के अंदर बाकी प्रोडक्ट्स भी आनी चाहिए, मगर उससे पहले आई एग्री विथ मुस्तफ़ा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेस है उसे कम्प्लीटली हार्नेस किया जाना चाहिए। मुस्तफ़ा ने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वो अक्सर दूसरे फोरम पर भी देते हैं कि देखें, जो हमने पीस देख लिए 90s में वो दोबारा से नहीं देखे। एक हिसाब से मार्केट जो है वो श्रिंक होती चली जा रही है। इन्वेस्टर बेस के ऊपर हमने बातचीत की कि इन्वेस्टर बेस के नंबर ज़रूर बड़े हैं, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो रहे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड पार्टिसिपेशन। और यहीं पे रेगुलेटर्स की नाक के नीचे हमने देखा है कि जेनजी billions of dollars they got invested. Even finance minister has to say at the launch of this capital market development fund की तकरीब में he started with and by looking at the regulators के यार देखो उधर millions of the Gen Z has gone and billions have been invested, और हम उनको देखें और पिवारा को देखें और हम अपने आप को देखें। yes, we have done something good, but still we need to work hard. So नाज़रीन, मुस्तफ़ा जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट से बातचीत तज़ियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।